हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मास्टर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, हमें ये बताना है। ये कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें सेंसरी न्यूरॉन, क्रेनियम, वर्टेब्रल कॉलम और मोटर न्यूरॉन के फंक्शंस लिखने हैं। अभी जो फंक्शंस वाले क्वेश्चन है ये सिर्फ इसमें नहीं बन सकते हैं। फंक्शंस जैसे हमने ग्लैंड्स वगैरह पढ़ी थी, हाइपोथैलेमस पढ़ा था, पिट्यूटरी पढ़ी थी, सेरिब्रम, सेलिब्रम, मोटर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स इनफैक्ट वो भी, ये सारे जो हैं इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको याद रखें। अभी इस क्वेश्चन में हमसे किसके फंक्शंस पूछ रहे हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? वो स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करता है। हमारे न्यूरॉन्स की जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो इसी स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम हो गया। उसके बाद पूछ रहे हैं क्रेनियम का फंक्शन क्या होता है। क्रेनियम क्या होता है? हमारे ब्रेन के आउटर कवरिंग जो प्रेजेंट होती है उसे क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम का काम क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग्स। क्रेनियम के फंक्शन में ये लिख देंगे, द बोन्स ऑफ क्रेनियम दे प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी या फिर शॉक्स, किसी भी तरीके की इंजरी से हमारे ब्रेन को बचाने का काम करता है क्रेनियम। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे बैक में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन देता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। ये काम हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम का। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि डेंड्राइट्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स सिनेप्स विद एक्सॉन्स of interneurons in central nervous system and they transmit impulses from CNS towards the effector। अब CNS से इफेक्टर पे जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं ये किसका काम होता है? ये मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। ये बेसिक डिफरेंस जो है मोटर न्यूरॉन्स के बीच में और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में, ये वाला क्वेश्चन भी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का बेसिक डिफरेंस याद रखें एंड ऑफ कोर्स फंक्शन सारी चीज़ों के याद रखें। जो भी हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं, जो भी पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़े हैं, इन सबके फंक्शंस को अच्छे से याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायग्राम दे रखा है एक एनसीईआरटी में, जिसमें एक हॉट यूटेंसिल को टच कर रहे हैं। उसे टच करने के बाद हमारी बॉडी में कौन कौन से सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं और रिफ्लेक्स में, वो हमें दे रखा है। वो वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिफ्लेक्स आर्क पे क्वेश्चन आ जाता है तो 3 या 5 नंबर में आएगा वैसे। अगर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्स आर्क को अच्छे से डिफाइन कर दें। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, ब्रेन करता है, आइज करती हैं, जो भी करते हैं, स्टार्ट टू एंड वो पूरा एक माइंड मैप से ड्रॉ कर दें। एंड उसके बाद जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है कि रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, उसे ड्रॉ कर दें तो रिफ्लेक्स आर्क का पूरा हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हमसे पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करना है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड बैक टू इफेक्टर ऑर्गन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो पूरा पाथवे है जो रिसेप्टर से, इफेक्टर से, ब्रेन से, हमारे पूरी बॉडी में जो भी सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उसी को हम पूरा रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में इफेक्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलस होता है, ये सब चीज़ें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में फॉलो होती हैं। इन सब इवेंट्स को याद कर लें। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क होता है। हमसे पूछना है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर इन आर बॉडी व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आइज। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हमें इवेंट्स बताने हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होंगे जब कोई ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही होगी। अब हमारे आंखों पे जब भी कोई ब्राइट लाइट पड़ती है तब क्या होता है? हमारी आंखें तुरंत से बंद हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है हमारे पास कि आंखों पे कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ पड़ रही है, हमें आंखों को बंद कर लेना है बिकॉज वो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमसे पूछ रहे हैं कि हमें सारे सीक्वेंसेस बताने हैं, हमें सारे इवेंट्स बताने हैं, उस इवेंट को सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले क्या होगा एंड देन लास्ट में क्या होगा। अभी अगर हम रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले इवेंट्स किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, कहाँ एंड होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास कोई स्टिमुलाई रिसीव होगा। इन दिस केस हमारे पास स्टिमुलाई क्या दे रखा है? लाइट दे रखा है कि हमारे आंखों पे लाइट पड़ रही है एंड इट इज़ द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है एक्चुअली में? वो कोई भी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, उसी को हम स्टिमुलस बोल देते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। की वजह से हमारी बॉडी में कोई चीज़, कोई एक्शन जनरेट होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर, आर से रिसेप्टर और आर से ऐसे याद रख लेंगे कि रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? रिसीविंग होता है।
अब हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस आ रहा है, सो उसे कोई रिसीव करने के लिए भी होना चाहिए। सो रिसीविंग का काम जो होता है ये रिसेप्टर्स का होता है। सबसे पहले स्टिमुलस आया, फिर उसको रिसेप्टर भेजा गया, रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलस को रिसीव करा एंड उसे आइडेंटिफाई करा कि ये किस तरीके का स्टिमुलस है एंड इसमें हमें किस तरीके का रिएक्शन प्रोड्यूस करना है। सीएनएस में एक सिग्नल भेजा जाता है। अब सीएनएस में क्या सिग्नल भेजा जाएगा कि हमारी आंखों पर लाइट पड़ रही है और हमें अपनी आंखों को क्लोज कर लेना है क्योंकि हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। ये रिस्पॉन्स जो होगा ये हमारे सीएनएस को भेजा जाएगा। किसके थ्रू भेजा जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू भेजा जाएगा। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स काम आते हैं कहाँ? कि वो रिसेप्टर से सीएनएस पे सिग्नल भेजें कि हमें एक एक्शन को जनरेट करना है। बाद सीएनएस के बाद कहाँ जाता है सिग्नल? इफेक्टर पे जाता है। अब ये इफेक्टर पे किसके थ्रू जा रहा होता है? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा होता है। जैसे हमारा स्टिमुलाई था उससे सीएनएस पे जो सिग्नल भेजना था उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स काम आए, वैसे सीएनएस से जब इफेक्टर पे कोई चीज़ भेजनी होगी तो वहाँ पे क्या काम आएंगे? मोटर न्यूरॉन्स काम आएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये जानना ज़रूरी है, तो इसे याद रखें। अभी सीएनएस से नेक्स्ट कहाँ जा रहा है? इफेक्टर पे जा रहा है। इफेक्टर का काम क्या होता है? एक्चुअली में मसल की जो मूवमेंट होती है, मसल या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की जो मूवमेंट होती है हमारी, वो इफेक्टर का काम होता है। इफेक्टर का काम क्या होता है? सीएनएस उसे बताएगा कि इस वाली मसल को मूव करना है, इफेक्टर उसे मूव कर देगा। इफेक्टर के पास सिग्नल गया कि हमें अपनी आंखें बंद करनी है, हमें अपनी आंखों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब इफेक्टर क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। जब हमारी आंखों पर लाइट पड़ेगी एंड किस तरीके से हमारे बॉडी में एक्शंस जनरेट होंगे, पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर लास्ट में कहाँ जाएगा। अब जब मैं कही थी कि रिफ्लेक्स आंख में हमें एक माइंड मैप ड्रॉ करना है, हमें ऐसा ही एक माइंड मैप ड्रॉ करना है। इसमें तो मैंने स्टिमुलस लाइट दे रखा है, आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा स्टिमुलस में वो ले लेना है एग्जाम्पल। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें जाएंगी, किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म होंगे एंड इस तरीके से एक माइंड मैप ड्रॉ कर देना है, आपका आंसर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एंड थ्योरी भी लिखनी है। इसकी थ्योरी में क्या लिखा है कि व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन अ आई, रिसेप्टर कॉल्ड रिसीव्स द स्टिमुलस एंड इम्पल्सेस जनरेटेड। वही बताया कि रिसेप्टर से क्या होता है, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं कि हमारी आंखों को क्लोज करना है। उसके बाद दिस इम्पल्स इज पास्ड ऑन टू सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स से सीएनएस पे भेजा गया यही चीज़ कि हमें अपनी आंखों को क्लोज करना है। उसके बाद देन इट गोज टू ब्रेन एंड ब्रेन सेल्स इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन्स। अब ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने क्या करा? मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजा। फिर मोटर न्यूरॉन के बाद क्या होगा? हमारी प्यूपल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड ये पूरा उसी चीज़ का माइंड मैप है जो आगे मैंने बता रखा है। उसमें हमें क्या कर देना है? बस स्टिमुलस को चेंज करते रहना है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्ट पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमें कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया जाएगा, आराम से पूछेगा कि हमें सीरीज ऑफ इवेंट बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ एंड हो रही हैं। स्टिमुलस क्या होगा, रिसेप्टर क्या होंगे, सीएनएस क्या होंगे, सिग्नल्स कहाँ कहाँ जाएंगे, इन सब चीज़ों को याद कर लें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब थिंकिंग पार्ट वाला जो काम होता है वो किसका होता है? फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है? थिंकिंग में काम आता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। जब हम बैलेंस ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो उसमें सेरिबलम आता है। ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि सेरिबलम, इसे ऐसे याद कर लें कि सेरिबलम में क्या होता है? बैलेंस होता है एंड सेरिब्रम का काम क्या होता है? वो थिंकिंग वगैरह में यूज़ होता है हमारी बॉडी में। अब ऐसे जैसे पूछ लिया यहाँ पे कि विच पार्ट इज़ यूज्ड फॉर थिंकिंग, ऐसे हमसे पूछ लेंगे कि इमोशनल डिसीजंस कहाँ से लिए जाते हैं, हमसे पूछ लेंगे लॉजिकल थिंकिंग कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन से होती है, फाइट और फाइट एक्शंस जो होते हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन करता है। इसलिए कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है इसे भी अच्छे से याद कर लें, नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। अब हमने ट्रॉपिज्म पढ़े थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़े थे। कीमोट्रॉपिज्म में क्या था? कीमो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें स्टिमुलस जो होगा वो केमिकल होगा। अभी जो हमने ट्रॉपिज्म पढ़ी थी उसमें क्या था कि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, कि हमें डिफरेंट स्टिमुलाई मिल रहा है और उसके बेसिस पे हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्शंस जनरेट हो रहे हैं। कीमोट्रॉपिज्म में क्या था? कीमोट्रॉपिज्म में जो हमारा स्टिमुलाई था वो एक्चुअली में एक केमिकल था। इसके एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स द ओव्यूल होती है। और वो टूवर्ड्स द ओव्यूल ही क्यों होती है? उसे कैसे पता कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होगी वो एक सर्टेन तरफ होगी? क्यों? बिकॉज एक्चुअली में ओव्यूल जो होता है वो एक केमिकल को रिलीज करता है जो कि एज अ स्टिमुलस वर्क करता है, जिससे पोलन ट्यूब को पता चलता है कि उसे किस तरफ अपनी ग्रोथ करनी है। ये हो जाएगा हमारा कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। कीमोट्रॉपिज्म एंड जितनी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ी थी, अगेन उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे हमसे पूछ लेंगे कि दिस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म का हमें एग्जाम्पल देना है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट्स और ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट। अभी हमने दो टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़ी थी, एक थी डायरेक्शनल मूवमेंट एंड एक थी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। सो यहाँ पे जब हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या थी? देवर डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो डायरेक्शनल मूवमेंट्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की
तरफ जो होता है अपना वो मूवमेंट करता है, इसी को हम बोल देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसके बाद स्टेट 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन प्लांट्स। अगेन हमने 2 टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट्स क्या थी, दे वर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। एंड एक हमने पढ़ी थी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जो कि क्या थी, डायरेक्शनल मूवमेंट्स थी। नास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता था, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। नास्टिक मूवमेंट्स क्या थी कि दे वर नॉन डायरेक्शनल, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जब ये नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं तब ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ के लिए ही मूवमेंट्स हो रही हों, वो मूवमेंट किसी भी वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर जो होता है वो हमेशा सन की तरफ ही फेस रहता है। ये क्या है, ये एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, नास्टिक मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका मूवमेंट है प्लांट का, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इससे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, वो सनलाइट किस तरफ फेस करेगी एंड उसी तरफ सनफ्लावर हो जाएगा। ये हमारा एक तरीके से नास्टिक मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी जब हम लीव्स को टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाती हैं। ये भी क्या है, नास्टिक मूवमेंट है, क्योंकि इसमें भी प्लांट में एक मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रही है इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। सो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकते हैं नास्टिक मूवमेंट में। बस ये ध्यान रखना है कि नास्टिक मूवमेंट्स दे आर नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ्स एंड ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। वही अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं तो दे आर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है एंड ग्रोथ की वजह से होती है। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें प्लांट पार्ट जो होगा वो इन रिस्पॉन्स टू किसी भी स्टिमुलाई अपनी ग्रोथ कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स जो होती हैं उन्हें कैसे पता कि वो किस तरफ फैल रही होंगी। सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं, वो किस तरफ फैलेंगी ये कैसे डिसाइड होता है। जिस भी तरफ वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को डिटेक्ट कर पाती हैं, उन्हें पता चलता है कि इस तरफ पानी ज़्यादा है, तो वो उस तरफ अपने रूट्स का जो है ग्रोथ करने लगती हैं। इसी तरीके से जो होती हैं हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं कि दे आर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ, ग्रोथ के तरफ हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सनलाइट का देख सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की तरफ अपनी ग्रोथ करते हैं। ये एग्जांपल हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने बता दी एंड एक एग्जांपल हो गया दोनों मूवमेंट्स का। इसके बाद डिफाइन जियोट्रॉपिज्म एंड ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जियोट्रॉपिज्म क्या था कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रूट्स पार्ट ऑफ द प्लांट है। अब ये जियोट्रॉपिज्म जो था ये एक्चुअली में 2 टाइप का था, एक हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म था एंड एक हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म था। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि व्हेन वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हमारे रूट्स या फिर शूट्स की डेवलपमेंट हो रही होती है तब उसे बोल देते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं अगर अगेंस्ट हो रही हो ग्रेविटी के देन हम उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोल देते हैं। बस यही है, जियोट्रॉपिज्म रेफर्स टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी। अब अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी है, एंड अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी है। इसके बाद इसका डायग्राम पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें बता भी रखा है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जैसे ये वाला जो है ये प्लांट का रूट पार्ट है, रूट पार्ट किस तरफ ग्रो कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है। ग्रेविटी क्या है, धरती के अंदर की तरफ ग्रेविटी खींचती है। सो ये रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी के तरफ कर रही हैं। ग्रेविटी के तरफ कर रही है मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रही है। वहीं अगर हम प्लांट के ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं, सो ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, सो इसको हम बोल देंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा होता है। बस ये 2 टाइप्स बता देने हैं एंड ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं गिव द फुल फॉर्म ऑफ TSH एंड इट्स फंक्शन। TSH क्या था एक्चुअली में, हमने हार्मोन्स वाला पार्ट पढ़ा है। सो उसमें TSH कौन सा हार्मोन था, ये था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड हमसे इसका एक फंक्शन पूछ रहे हैं, इसका काम क्या होता है कि ये थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। सो ये हो जाएगा TSH का काम। ऐसे TSH और हमने जितने भी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पढ़े थे वो सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, किस ग्लैंड को सिक्रीट आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्विरल इज इन अ स्केरी सिचुएशन, इट्स बॉडी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे, स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी सो दैट द स्क्विरल इज एबल टू ईदर फाइट और रन। अभी मैं ये बता रही थी कि हमसे फाइट और फ्लाइट मोड का पूछ लेंगे। ऐसे हमसे पूछ लेंगे कि हमने कुछ हॉट ओवन या फिर हॉट यूटेंसिल को टच कर दिया है तब क्या होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, रिफ्लेक्स आर्क फॉलो हो रहा है। सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलर से कहाँ जाएगा, रिसेप्टर पे जाएगा, रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा, और फिर रिसेप्टर से कहाँ जा रहा है, CNS पे जा रहा है। CNS को कौन भेज रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स भेज रहे हैं। CNS से फिर कहाँ जाएगा, इफेक्टर पे जाएगा। इसमें कौन से न्यूरॉन्स वर्क कर रहे होंगे, मोटर न्यूरॉन्स वर्क कर रहे होंगे। उसके बाद CNS हो गया, CNS से फिर इफेक्टर पे गया, फिर इफेक्टर से क्या होता है, इफेक्टर को पता चलेगा कि हमें इस वाली मसल की मूवमेंट करिए एंड देन हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट होता है। ये पूरा माइंड मैप है, यही पूरा माइंड मैप हमें डिफरेंट क्वेश्चंस में बस अप्लाई आउट कर देना है। स्टिमुलाई जो होगा वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करते हुए बदल जाएगा।
इसमें क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि स्क्विरल जो है वो एक स्केरी सिचुएशन में, हमने जब ग्लैंड्स पढ़े थे तो उसमें एक ग्लैंड था जो फाइट और फ्लाइट मोड या फिर स्केरी सिचुएशंस में काम करते हैं, वो कौन सा कहता है, एड्रेनलिन ग्लैंड था। सो एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट आउट होगा क्योंकि वो एक स्केरी सिचुएशन में है, स्केरी एक्साइटिंग ये सब जो सिचुएशंस होती हैं उसमें कौन सा ग्लैंड रिलीज आउट होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। एड्रेनलिन ग्लैंड से सिक्रीट करेगी एड्रेनलिन हार्मोन को ब्लड में, इससे क्या होगा, इससे हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड इन सब एक्शंस की वजह से क्या होगा, बॉडी में स्क्विरल की बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एंड इस एनर्जी के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, अब वो ईजिली और तेज़ रन कर पाएगी। ये पूरे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। हमें ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से टाइम पे कौन सी ग्लैंड रिलीज आउट होती है। हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़े हैं। इस वाले केस में फाइट और फ्लाइट या फिर एक्साइटमेंट या फिर स्केरी सिचुएशन में कौन सी ग्लैंड रिलीज होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। एड्रेनल ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन रिलीज करती है, इसे बोलते हैं एड्रेनलिन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, अ चीता ऑन सीइंग अ प्रे मूव्स टुवर्ड्स हिम एट अ वेरी हाई स्पीड, what causes the movement of his muscles, how does the chemistry of cellular component of muscle change during this event। अगेन हमसे एक और रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन पूछ लिया है कि चीता जो होता है वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए इतना तेज़ काम कैसे करता है। हमने देखा ऐसे अगर चीता वगैरह अपना प्रे देख लेते हैं तो बहुत जल्दी उनका बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अभी इतना जल्दी रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है, हमसे ये पूछ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन रिफ्लेक्स आर्क को हमें फॉलो करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें सबसे पहले रिसेप्टर्स कौन से यूज़ होंगे, फोटो रिसेप्टर्स यूज़ होंगे। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब चीता जो होगा वो अपने प्रे को अपनी आंखों से देगा, कौन से रिसेप्टर्स यूज़ होंगे, फोटो रिसेप्टर्स यूज़ होंगे। ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हमारे CNS को सिग्नल भेज देंगे कि हाँ हमने प्रे देख लिया, अब हमें अटैक वाले मोड में आना है। अब इसमें कौन सा मोड हो रहा है, इसमें कौन सा हो रहा है, फाइट और फ्लाइट मोड हो रहा है। एंड इसमें कौन सा हार्मोन यूज़ होता है, एड्रेनलिन होता है। सो एड्रेनलिन ग्लैंड के पास जाएगा सिग्नल कि एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ करो। इसके रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, वही सेम चीज़ें होंगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी। एंड यही जो होगा, ये एनर्जी जो होगी ये हमारी लेग मसल्स को जब भेजी जाएगी, सो चीता जो होगा वो बहुत फास्ट रन करेगा एंड अपने प्रे को कैच कर लेगा आराम से। सो इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क पे अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमसे ऐसे पूछ लेंगे 3 या 5 मार्कर में कि एक सिचुएशन दे दी है, हमें इसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताने हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें सारे रिसेप्टर्स याद होने चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद एड्रेनलिन ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, या फिर जो भी ग्लैंड क्वेश्चन में यूज़ हो रही है उस ग्लैंड को हमें मेंशन करना है, उसका फंक्शन क्या होता है ये मेंशन करना है। इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ एडवाइज टू यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट, गिव रीज़न। अब हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज़ करनी चाहिए। ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है, एक्चुअली में क्या होता है, आयोडीन जो होता है ना ये नेसेसरी होता है हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट को ही यूज़ करना चाहिए। सिंपल सा रीज़न है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है या फिर MCQ में आ सकता है। A gland secretes a particular hormone. The deficiency of this hormone in the body causes a particular disease in which the blood sugar rises। अब ऐसे जो है ना केस स्टडी क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं 3 या 5 मार्कर में। हमसे एक डिज़ीज़ की सिम्टम्स बता देंगे, हमें आराम से पूछेंगे कि डिज़ीज़ कौन सा है, हमें ये बताओ, ये डिज़ीज़ किसकी कमी की वजह से होता है ये बताओ, एंड इसमें कौन सा ग्लैंड या फिर हार्मोन इन्वॉल्व होता है ये बताओ। अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं कि द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज़ द ब्लड शुगर लेवल टू राइज। अब ब्लड शुगर लेवल राइज कब होता है, डायबिटीज़ में होता है। उसमें डायबिटीज़ की बात हो रही है, हमसे पूछ रहे हैं नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय इट। सो सबसे पहले तो ये कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है। इसे रिलीज़ कौन करता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। इसके बाद पूछ रहे हैं मेंशन द रोल प्लेड बाय दिस हार्मोन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी में। इससे क्या होता है कि मेरा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद नेम द डिजीज़ कॉज्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। अब अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ मेलाइटस की प्रॉब्लम आ जाती है, हमें ये मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल लाइट लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ
अ ग्रोइंग शूट ऑल्सो नेम द हार्मोन एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट। अभी पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें क्या हो रहा था, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बात कर रहे थे। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि प्लांट के केस में एक स्टिमुलाई जनरेट हो रही है और वो कैसे हो रही है, हमसे ये पूछ रहे हैं। सो व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल लाइट द शूट ट्रिप्स सिंथेसाइज फाइटो हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है। हमने ह्यूमन हार्मोन्स के साथ साथ जो है प्लांट हार्मोन्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने एक ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सिन्स क्या होता है, दिस स्लोली डिफ्यूज टू द शेडी साइड। एक सन प्रेजेंट है एंड सन की तरफ एक फूल प्रेजेंट है। अब ये फूल जो होगा ये सन की तरफ ही अपनी ग्रोथ क्यों करेगा, हमसे ये पूछ रहे हैं। सो ये पूरा हमने इवेंट पढ़ा था कि ऑक्सीजन इसमें जो होता है कि शेडी साइड में जो होता है ये ऑक्सीजन जाकर के धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो। सेल्स ऑन द शेडी साइड ग्रो लॉन्गर दैन द वंस विच आर एक्सपोज्ड टू लाइट, हेंस कॉजिंग द प्लांट टू बेंड टूवर्ड्स द लाइट। प्लांट जो होगा वो लाइट के टूवर्ड्स बेंड करने लगेगा। इसका हमने एक डायग्राम भी देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के शेडी साइड पे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा एंड ऑक्सीजन जिस साइड पे जाकर के इकट्ठा होगा उसी साइड पे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी। सो यहाँ से प्लांट जो होता है ये ग्रो करने लगता है, इस तरीके से एक टेढ़ा सा ग्रोथ हो जाता है। एंड ये टेढ़ा ग्रोथ एक्चुअली किसकी तरफ हो रहा होता है, सनलाइट की तरफ हो रहा होता है। और हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से ऑक्सीजन वर्क करता है एंड किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ पे वो डिपेंड करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है एंड इससे क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म शो होता है किससे, ऑक्सीजन से। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज सिनैप्स इन अ न्यूरॉन सेल, हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएटेड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सिनैप्स इन दिस कॉन्सेप्ट। अब हमसे पूछ रहे हैं सिनैप्स क्या होता है। सिनैप्स क्या है, इट इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है। या एक्चुअली मैं न्यूरॉन का डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही समझा रही हूँ कि एक न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा भी जो गैप प्रेजेंट होता है उसी गैप को हम क्या बोल देते हैं, सिनैप्स बोल देते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स जो होंगे वो भी एकदम तो चिपके चिपके हो नहीं सकते हैं, दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो होगा। अब इसी गैप को हम क्या बोल देते हैं, सिनैप्स बोल देते हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द नॉब लाइक एंडिंग ऑफ एन एक्सॉन, अ टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज इन द सिनैप्स एंड सब न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। हमसे क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिनैप्स। नर्व इम्पल्स जो होता है वो रीच करता है नर्व एंडिंग को, नर्व एंडिंग यानी कि क्या, एक्सॉन को रीच करता है। तो टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो रिलीज होता है सिनैप्स में। जैसे क्या होता है कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जो होता है वो आगे भेजा जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भेजा जाएगा तभी एक नेटवर्क फॉर्म होगा। सो इसमें क्या होता है, सिनैप्स एक तरीके से हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते थे हमने ये भी पढ़ा है। टेस्टिस जो होते हैं मेल में होते हैं, इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। ओवरीज फीमेल में प्रोड्यूस होती हैं, कौन करता है रिलीज, ईस्ट्रोजन करता है। उसके बाद पूछते हैं नेम अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन विच प्रॉब्लम इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। हमारे ब्रेन में कौन सा प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है। पहले तो पिट्यूटरी का काम क्या होता है कि हमारी बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट में काम आता है। अब अगर हमारी बॉडी में पिट्यूटरी प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, हमारी मसल्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे कि डॉर्फनेस या फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग हाइट ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हमसे पूछ रहे हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब बताओ, शूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म पूछ रहे हैं, शूट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो कर रही हैं। अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, हमसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म पूछ रहे हैं। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है। अब हमें इसके बेसिस पे बताना है कि लाइट के अगेंस्ट कौन ग्रो कर रहा है एंड लाइट के टुवर्ड्स कौन ग्रो कर रहा है। सो यहाँ पे रूट्स जो होंगी ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म में आएंगे। हम जियोट्रॉपिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म में क्या था, ग्रेविटी थी स्टिमुलस, सो ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं तो हमने पॉजिटिव बोल दिया। लेकिन यहाँ पर रूट्स जो होंगी ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में काउंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट। तो इसमें स्टिमुलस के अगेंस्ट कौन ग्रो कर रहा है, रूट्स ग्रो कर रही हैं, एंड स्टिमुलस की तरफ कौन ग्रो कर रहा है, शूट्स ग्रो कर रही हैं। सो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में ध्यान रखें कौन सा टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म की बात हो रही है, वरना आंसर गलत हो जाएगा फिर। उसके बाद पूछ रहे हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगेन ग्रोथ ऑफ रूट जो होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों, ग्रेविटी के टुवर्ड्स हो रही होती है। उसके बाद नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हमारे प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है, ऑपोजिट ग्रेविटी होती है। इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट्स जो होती हैं वो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर ग्रो करती हैं। मैंने अभी बताया कि रूट किस तरफ ग्रो करेंगे, उनका नेटवर्क किस तरीके से फैलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि सॉइल के किस पार्ट में पानी ज़्यादा प्रेजेंट है, हाइड्रोट्रॉपिज्म में आ जाएगा ये। उसके बाद कीमोट्रॉपिज्म पूछ रहे हैं, सो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स हो जाएगा टूवर्ड्स द ओव्यूल।
इसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स। हमने रिसेप्टर्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर पढ़े थे। इसमें हमसे पूछ रहे हैं गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ओल फैक्ट्री रिसेप्टर का काम क्या है। ओल फैक्ट्री तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ नोज से रिलेटेड हो रहा है, सो इसमें क्या है, दे विल बी सेंसिटिव टू टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या है, टंग में प्रेजेंट होते हैं, विल बी सेंसिटिव टू टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच वन ऑफ देम प्लेज अ मेजर रोल इन सेंडिंग कमांड टू मसल्स टू एक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेस। हमें दो मेन ऑर्गन्स बताने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एंड इसमें में से मेन रोल कौन प्ले करता है मसल्स को कमांड करने में। सो देखो, टू मेन ऑर्गन्स जो होते हैं सीएनएस के, वो तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गए। हमारा ब्रेन जो होता है इन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि हमारे मसल्स को कमांड भेजता है। यही पूरा जो प्रोसेस होता है ये कमांड भेजने वाला है, ये सभी को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन टच इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कंट्रोल। पूछ रहे हैं केमिकल कंट्रोल किस में, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन लेग। अब मूवमेंट ऑफ ह्यूमन लेग में कौन सा केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एंड दूसरा क्या तरीका है, मूवमेंट ऑफ टच सेंसिटिव प्लांट। ये टच मी नॉट प्लांट जो भी मैं बता रही थी उसी की बात हो रही है। सो टच मी नॉट प्लांट में ही तो कोई केमिकल रिलीज हो रहे होंगे सर्टेन, जिसकी वजह से वो प्लांट जो हो रहा है क्लोज हो रहा है, इसमें जो होगा केमिकल इन्वॉल्व होगा। विद दिस हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। एंड इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कुछ है। रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए, हार्मोन्स वगैरह हो गए, प्लांट हार्मोन हो गए, ह्यूमन हार्मोन हो गए, इन सब चीज़ों के फंक्शंस वगैरह याद रखने हैं हमें। एंड डिफरेंट सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं, इन वाले क्वेश्चंस में डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर दें। जैसे जब जियोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, इस समय डायग्राम्स ड्रॉ कर देंगे ना तो आंसर और प्रेजेंटेबल लगता है। सो इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो ओवर टाइम हो जाएंगी। इसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, किस तरीके से केस स्टडी बन सकते हैं, किस तरीके से एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। पर अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ, देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इनफैक्ट अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा। एंड अगर आपको और किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो खत्म होती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड थैंक यू।